नमस्कार। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ट्रेड वार कहा जा रहा है। मुझे कभी कभी बचपन की बात याद आती है कि हम लोग कहते थे आओ मिलकर खेलें, और उन खेल में बच्चों को ज़रूरी होता था कि वो बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हों, गोल हो, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो फिर मज़ा नहीं आता था। लेकिन फिर उसमें किसी बच्चे के अपने निजी हित उभरते थे और उन निजी हितों के कारण वो लड़ाई करता था, फिर वो उसके घर तक बात पहुंचती थी और फिर घरों के बीच, फिर परिवारों के बीच, और फिर कभी कभी जातिशाह और इस तरह के संघर्ष शुरू हो जाते थे। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है वैश्वीकरण को लेकर के हुआ। बर्लिन की जब दीवार गिरी और थॉमस फ्रीडमैन के शब्दों में कि मैदान समतल हुआ खेल का, तो उस समतल मैदान में यह सामान्य तौर पर तो था कि भाई सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मूव, टू ट्रेड, टू डेवलपमेंट, टू कम्युनिकेट। और इन अपॉर्चुनिटीज के देखते ही एक नाम दिया गया वैश्विक ग्राम, ग्लोबल विलेज। कहने का मतलब क्या था कि एक विश्व जो भारत की मूल अवधारणा थी वसुधैव कुटुंबकम की, उसको अपनाने की ओर चल पड़ा था। और पूंजीवाद के पैरोकारों ने बड़े ही संजीदगी से हमें बताया कि ये आपकी नियति है। क्यों? क्योंकि साम्यवाद का जो तख्त था वो जमींदोज हो चुका था, सोवियत संघ बिखर चुका था, और सभी ने इसको नियति मानकर अपनाया, और वाशिंगटन कंसेंसस ने इसको अपनी पॉलिसीज़ के अनुसार आगे चलाया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट था वो तत्काल आने लगा। जो एशियन टाइगर्स थे वो लैम डक या मेमने बन गए। और आगे जाएं, अर्जेंटीना को देखें, मैक्सिको को देखें, इकोनॉमी जमींदोज हो गई। लेकिन बड़ी आर्थिक शक्तियां लगातार ये कहती रहीं कि नहीं, यही एक रास्ता है और इसी पे आपको चलना होगा। लेकिन 2008 में जब सब प्राइम संकट आया और अमेरिका के बड़े बड़े आर्थिक किले, आर्थिक गढ़ ढह गए, तब अमेरिका तुरंत संरक्षणवाद की ओर उतर आया। हालांकि बहुत तर्क दिए गए कि यह संरक्षणवाद नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो संरक्षणवाद ही था। उसके बाद यूरोप में यही हुआ, और उसी दौर में एक आवाज़ सुनी गई मुद्रा युद्ध की। अमेरिका की तरफ से आरोप लगा कि चीन ने, लेकिन वास्तविकता ये थी कि चीन के साथ साथ थाईलैंड जैसे कई देश मुद्रा युद्ध की चपेट में थे या उस दिशा में चल रहे थे। अब आई ट्रेड युद्ध की बारी। तो आज हम थोड़ा इस विषय पर देखें कि ट्रेड युद्ध क्या है, कैसे होता है। 3 चीजें ट्रेड युद्ध में हैं। हम ट्रेड किस लिए करते हैं? ताकि हम अपने अधिशेष उत्पादन को बाहरी देशों में निर्यात करें। अगर भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है तो हम बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त करते हैं, और उससे हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और तमाम बाहर के लिए निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं। दूसरा, जब हमारी साख बढ़ती है तो हमारा क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है और हमारी तरफ निवेश आकर्षित होते हैं। तीसरा ये है कि हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है हम उनका आयात करते हैं। तो इस तरह से एक ग्लोबल ट्रेड बैलेंस, कारोबारी संतुलन कायम रहता है। आरंभ में तो अमेरिका जैसे बड़े देशों को लगता रहा कि दुनिया में वही कारोबार करेंगे, वही निर्यात करेंगे, और कोई ऐसा देश नहीं आएगा जो उनकी जगह ले सके। लेकिन इधर ये देखा जा रहा है कि चीन और तमाम विकासशील देश, एमर्जिंग इकोनॉमीज, वो जगह लेती चली जा रही हैं। इसकी एक आहट 2016 में एक एक्ट आया
जो अमेरिकी कांग्रेस ने खास करके रूस को ध्यान में रख करके बनाया था, उस एक्ट का नाम था द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस एक्ट का उद्देश्य था कि अमेरिकी कांग्रेस, अमेरिकी शासन एक सूची तैयार करेगा और उस सूची में जितने भी रशियन गवर्नमेंट से जुड़े या उसके प्रति फेथफुल रहने वाले लोग हैं उनका नाम रखा जाएगा। अंतः सूची बनी, उसे पुतिन सूची अनौपचारिक रूप से नाम दिया गया और उस सूची में 210 नामों में से 96 नाम ऐसे थे जो सरकार से ना जुड़े थे, ना उनका सरकार से कोई लेना देना था, लेकिन वो ट्रिलियन डॉलर के लोग थे या कंपनीज थीं, उनको बैन किया गया। वहीं पर रूसी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि ये अमेरिकी प्रशासन द्वारा घोषित रूस के विरुद्ध एक बहुत बड़ा ट्रेड वार है। तो इस तरह से वहाँ से शुरुआत हुई। अभी हाल में देखने को मिला कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की और चीन के 1300 परिवहन, मेडिकल, इंडस्ट्री, इनसे जुड़े कमोडिटीज पर अतिरिक्त शुल्क लगाए गए। 25% शुल्क जो है स्टील पर लगाया गया और एल्युमिनियम पर 10% शुल्क लगाया गया। प्रतिक्रिया में चीन ने भी यही किया। यही स्थिति कुछ अन्य कंट्रीज के संदर्भ में है। भारत पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने कस्टम ड्यूटीज को कम करें। प्रश्न ये उठता है, अगर ये श्रृंखला चलती गई तो इसका प्रभाव क्या होगा? अगर चीन के निर्यातों को रोकता है अमेरिका तो उसका प्रभाव एक ही होगा कि चीन का जो है वो सेंसेक्स गिरेगा, उसका स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो पूंजी बाजार है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। अमेरिका भी इससे बचना नहीं है, क्योंकि चीन लगाता है तो अमेरिका भी ऐसा करेगा। अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा, वॉल स्ट्रीट जनरल डाउनफॉल होगा। अगर ये दोनों वॉल स्ट्रीट मतलब स्टॉक एक्सचेंज गिरते हैं तो ये इनसे तो पूरी दुनिया की पूंजी जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया का कारोबार जुड़ा है, यानी हर जगह क्रमशः जो है वो हम डाउनफॉल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यानी एक दिन फिर अर्थव्यवस्था आप मंदी की ओर ले जाएंगे। एंड रिस्पॉन्सिबल होगा अमेरिका, चीन और उसके बाद रूस। सवाल ये है कि ऐसे में क्या करना चाहिए? तो हालांकि शी जिनपिंग ने अभी एक एशिया फोरम में कहा था कि चाइना ये नहीं चाहता है कि पूरा ट्रेड बैलेंस उसके पक्ष में रहे, वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस बने, यानी सभी देश उस दिशा में आएँ, सभी उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन भारत के पक्ष को अगर देखें तो हमारे जब प्रधानमंत्री दावोस फोरम में गए थे तो उन्होंने कहा था कि व्यापार संरक्षणवाद को 3 सूत्र सुझाए थे, उनमें एक था, और ये व्यापार संरक्षणवाद को लेकर एक वैश्विक चिंता व्यक्त की गई कि वास्तव में ये किस हद तक आने वाले समयों में इकोनॉमी को डैमेज करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो बड़ी जो मछलियां हैं अर्थव्यवस्था की वो इस लड़ाई में हैं, लेकिन उनका नुकसान छोटी मछलियों को भी भुगतना पड़ेगा। सवाल ये है कि अब हमें करना क्या चाहिए। मैं यहाँ पर भारत को केंद्र में रख करके बात करना चाहूँगा। हालांकि पहले यानी तत्कालीन जो हमारी वाणिज्य उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि वो नए नियंत्रण उपाय करे जिससे कि इस प्रकार के संरक्षणवाद को रोका जा सके। लेकिन मैं कहता हूं कि भारत को इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसे एमर्जिंग कंट्रीज़ की, उसे विकासशील देशों की इकोनॉमिक लीडरशिप ग्रहण करनी चाहिए, उसे डिप्लोमेटिक लीडरशिप ग्रहण करनी चाहिए और उसे एक ऐसा कॉमन इकोनॉमिक संकुल, क्लस्टर बनाना चाहिए जिससे कि वो एक इतना बड़ा ट्रेड बाजार बन सकें ताकि बार्गेनिंग पावर इनके पक्ष में हो, ना कि अमेरिका के पक्ष में, ना कि चाइना के पक्ष में, ना कि रसिया के पक्ष में। और ये हमें करना पड़ेगा। यही हमारी नियति भी है, यही हमारा अवसर भी है, इसी में हमारी संभावनाएं भी हैं और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। धन्यवाद। हम एक बार आपसे फिर निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी जिज्ञासाएं, आप अपने प्रश्न हमें निरंतर लिखते रहें, हमें सुझाव देते रहें, ताकि हम आपके साथ आपके उद्देश्यों को पूरा करने में संपूर्ण सहयोग कर सकें। धन्यवाद।